हेलो नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करेंगे आरपीएससी स्कूल लेक्चरर 2022 में जो जीके पेपर में पॉलिटी के क्वेश्चंस आए हुए हैं उन सभी क्वेश्चंस की बात करेंगे अपन। तो जीके पेपर में स्कूल लेक्चरर में 5 क्वेश्चंस आते हैं। अगर आप इस वीडियो को 2 से 3-4 बार देख लेते हैं तो आपके मिनिमम 2 और मैक्सिमम 5 क्वेश्चंस भी सही होने के चांसेस रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं व्याख्यात्मक हल बताऊंगा और आप पूर्ण मनोयोग से खुद आंसर देने की कोशिश करेंगे पहले, फिर मैं जो आंसर बताऊं उसको अच्छे से सुनेंगे। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है इसमें कि एक नागरिक को मताधिकार के प्रयोग करने से अयोग्य मानने के आधारों का सही समूह को चिन्हित कीजिए। तो इसमें मैं आंसर बता रहा हूँ आपको कि पहला होगा अपराध, भ्रष्ट या अवैधानिक आचरण और गैर निवास। चलिए देखिए इसकी व्याख्या। देखिए बच्चों, क्या होगी इसकी व्याख्या इसमें कि संविधान में अनुच्छेद 326 में ये प्रोविजन है कि लोकसभा व राज्य की विधानसभाओं के लिए निर्वाचनों का वयस्क मताधिकार के लिए अयोग्य किसको मत देने से रोका जा सकता है। मतलब कौन अयोग्य हो सकता है मत देने के लिए। पहला तो उसके पास अगर खुद का निवास नहीं होगा तो वो अयोग्य हो जाएगा। चित्त विकृति होगी तो भी अयोग्य होगा। अगर अपराध किया होगा तो भी अयोग्य होगा। अगर उसने करप्शन किया होगा, भ्रष्ट होगा तो भी अवैध होगा, मतलब मताधिकार के अयोग्य हो जाएगा। और उसने अवैध आचरण अगर किया है तो भी वो अयोग्य हो सकता है, मतलब मताधिकार के। तो आप ये शब्द याद रखेंगे, अनिवास या गैर निवास, चित्त विकृति, क्राइम एंड करप्ट और अवैध आचरण अगर किया होगा किसी ने तो वो मताधिकार के लिए अयोग्य हो जाएगा। इसके बाद में क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि मताधिकार की जो आयु है वो 61वें संविधान संशोधन 1989 के अनुसार 21 वर्ष के स्थान पर कितनी कर दी गई, 18 वर्ष कर दी गई। कब? 1989 61वें संविधान संशोधन के द्वारा। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कॉलम मैचिंग का क्वेश्चन था बच्चों। ये मैंने मैचिंग करके ही लिखा हुआ है तो डायरेक्टली आपको ये याद रखना है, रट ही लेना है इसको। ये क्वेश्चन बार बार आता है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु निर्वाचक मंडल अनुच्छेद 54 में है ये प्रावधान, और राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु योग्यताएं अनुच्छेद 58 में है। और राष्ट्रपति का महाभियोग है किसमें? अनुच्छेद 56 में। और राष्ट्रपति का महाभियोग का आधार किसमें है? संविधान का उल्लंघन करेगा वो आधार है किसमें? अनुच्छेद 61 में। ये इम्पोर्टेंट है, ये डायरेक्टली भी आ सकता है। ये जो डी पॉइंट है ये दोबारा पूछा जा सकता है कि राष्ट्रपति के महाभियोग का आधार क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन तो आधार ये है संविधान का, अगर उल्लंघन करेगा तो उसको महाभियोग लगाया जा सकता है राष्ट्रपति के ऊपर। और ये प्रोविजन किस में है? ये है अनुच्छेद 61 में। ये 3-4 क्वेश्चन अलग अलग तरीके से बन सकते हैं तो इनको भी आप सीधा डायरेक्टली याद रखेंगे। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 है कि राज्यसभा के बारे में निम्न में से कौन से कथन सत्य हैं। तो सबसे पहला स्टेटमेंट जो है वो अपन देखते हैं कि राज्यसभा की सदस्य संख्या 250 से अधिक नहीं होनी चाहिए। आप बताइए ये स्टेटमेंट सही है या गलत है। और दूसरा स्टेटमेंट अपन देखते हैं कि 12 मनोनीत सदस्य विज्ञान, कला, सामाजिक सेवा और खेल क्षेत्र से होने चाहिए। और तीसरा स्टेटमेंट है राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के निर्वाचन की प्रक्रिया एक जैसी है। सबसे पहला मैं आपको बता दूं बच्चों, इसमें स्टेटमेंट जो है वो सबसे पहला ही स्टेटमेंट है वो सही है कि इसकी जो सदस्य संख्या है वो 250 से अधिक नहीं होनी चाहिए। बाकी ये 12 सदस्य जो राष्ट्रपति मनोनीत करता है इसमें से जो ये खेल है वो नहीं आएगा। इसमें खेल की जगह आएगा यहाँ पे साहित्य। खेल की जगह क्या आ जाएगा यहाँ पे? साहित्य आएगा, इसलिए ये गलत हो गया। और राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के निर्वाचन की प्रक्रिया एक जैसी नहीं होती है, इसको भी आप लोग याद ही रखेंगे।
और इनका जो क्रम भी पूछा जाता है कभी कभार। ये 12 जो मनोनीत सदस्य हैं इनका क्रम पूछ लिया जाता है, तो इनका क्रम भी आप लोग याद रखेंगे। साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा। साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा के क्षेत्र से ये चुने जाते हैं राष्ट्रपति के द्वारा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है अपना कि गोपनीयता के अधिकार पर सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के संबंध में कौन से बयान सही हैं। तो सबसे पहला अपन देखेंगे कि गोपनीयता का अधिकार अनुच्छेद 21 के एक आंतरिक भाग के रूप में घोषित किया गया है, जो जीवन और स्वतंत्रता की सुरक्षा देता है। चलिए स्टेटमेंट 2 भी देख लेते हैं अपन। सुप्रीम कोर्ट के 10 न्यायाधीश पीठ ने यह ऐतिहासिक फैसला दिया। 10 न्यायाधीश नहीं बच्चों, ये आएगा 9 न्यायाधीश ने दिया था ये फैसला। यहाँ पे आएगा 9 न्यायाधीश, तो ये स्टेटमेंट तो क्या हो गया, गलत हो गया ना। और आगे देखिए कौन अपन तीसरा स्टेटमेंट, यह निर्णय भारत के मुख्य न्यायाधीश JS खेर की अध्यक्षता में खंडपीठ ने दिया था। सही है स्टेटमेंट। और चौथा स्टेटमेंट है, सरकार ने तर्क दिया है कि संविधान व्यक्तिगत गोपनीयता को एक असहनीय मौलिक अधिकार के रूप में गारंटी नहीं देता है। यह भी स्टेटमेंट क्या है, सही है। और पहला स्टेटमेंट भी क्या है, सही है। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, A, C और D सही है। आप इस वीडियो को पॉज करें और पहले खुद आंसर देने की कोशिश करें, ठीक है ना, फिर आंसर देखें। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं अपन। संविधान की किस अनुसूची में राज्यसभा की सीटों का राज्यवार आवंटन उल्लेखित है। तो ये अनुसूची कौन सी है, चौथी अनुसूची है, आप ये याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 अपन देखेंगे अब। ये कॉलम मैच का, जो भी कॉलम मैच के क्वेश्चन है वो मैंने डायरेक्टली सही आंसर आगे लिखे हैं, तो आपको मैच करने की आवश्यकता नहीं है। ये जो हैं वो सुमेलित ही लिखे हैं मैंने। तो कर्नाटक में 28 लोकसभा क्षेत्र हैं। कर्नाटक में कितने लोकसभा क्षेत्र हैं, 28। और आंध्र प्रदेश में 26 हैं, गुजरात में 25 हैं, उड़ीसा में 21 हैं। और राजस्थान में कितने हैं, राजस्थान में भी 25 ही लोकसभा क्षेत्र हैं। तो राजस्थान और गुजरात में कितने होंगे, राजस्थान और गुजरात में 25 हो जाएंगे, आंध्र में 26 आप याद कर लेंगे। कर्नाटक में 28, 2 ज़्यादा हो जाएंगे 26 से, फिर ओडिशा में 21 हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की बात करेंगे। निम्न के अनुसार भारत सरकार का प्रमुख खाता सलाहकार कौन है। तो इसको डायरेक्टली आप लोग याद रखेंगे कि प्रमुख खाता सलाहकार कौन होगा, लेखा महानियंत्रक, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 8 अपन देखेंगे कि राष्ट्रपति के की निषेधाधिकार शक्ति के बारे में निम्न में से कौन सा कथन गलत है। गलत पूछा, ये गलत सही को अच्छे से देख लेना आप एग्जाम में। भारत के राष्ट्रपति की निषेधाधिकार शक्ति के बारे में गलत पूछ रहा है देखो। तो राष्ट्रपति राज्य व्यवस्थापिका द्वारा पारित ऐसे विधेयकों को अनुमोदित करने से इनकार कर सकता है जो राज्यपाल द्वारा उसे अनुमोदन के लिए आरक्षित रखे गए हैं। चलिए आगे वाला स्टेटमेंट देखते हैं। राष्ट्रपति ऐसे विधेयकों को राज्य व्यवस्थापिका द्वारा पुनर्विचार करने के लिए राज्यपाल को निर्देशित कर सकता है। आगे वाला स्टेटमेंट भी देख लेते हैं अपन अब। सी स्टेटमेंट ये बता रहा है कि यदि राज्य व्यवस्थापिका विधेयक को वापस राष्ट्रपति के पास भेजती है तो उनके पास विधेयक को अनुमोदित करने के अलावा कोई विकल्प नहीं रह जाता है। ये गलत स्टेटमेंट है बच्चों, ये गलत आएगा इसमें, सी है ना। और चौथा स्टेटमेंट है, राज्य व्यवस्थापिका द्वारा पारित विधेयक को सीधे अनुमोदित नहीं करने की शक्ति राष्ट्रपति को दरअसल राज्यपाल के माध्यम से प्राप्त होती है। तो इसमें गलत स्टेटमेंट मैंने आपको बता दिया कौन सा है गलत स्टेटमेंट, सी इसमें गलत हो जाएगा। इसको आप एक बार फिर पॉज करके देख लेना अच्छे से। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9 है कि लोकसभा के गठन के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। तो इसमें अपन देखते हैं पहला स्टेटमेंट, लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 552 हो सकती है। बिल्कुल हो सकती है लिखा है ना, 552 हो सकती है। वर्तमान में लोकसभा की सदस्य संख्या कितनी है, 542। चलिए देखते हैं आगे वाला स्टेटमेंट, लोकसभा में राज्यों से सदस्य संख्या 530 से अधिक नहीं हो सकती है। चलिए देखते हैं ये भी। ऑप्शन डी है कि लोकसभा में आरक्षित क्षेत्रों की संख्या 131 है, 83 अनुसूचित जातियों के लिए और 48 है अनुसूचित जनजातियों के लिए।
ये गलत होगी बच्चों। एसटी के लिए जो संख्या होगी ना, इसमें एसटी की जो संख्या होगी वो कितनी होगी, 47। और एससी की जो संख्या होगी वो कितनी होगी, 84। तो ये अगर 84 और 47 आता एसटी के लिए और एससी के लिए 84 आता तो सही था। बाकी ये स्टेटमेंट पे क्या हो जाएगा, ये स्टेटमेंट गलत है। तो सही कौन से है ये देखते हैं अपन। ए और सी सही है। ए सही है, 552 हो सकती है, मैंने बताया आपको कि 552 हो सकती है संख्या। और सी भी इसमें सही है। चलिए आगे देखते हैं 10 नंबर का क्वेश्चन। वो क्या बोल रहा है कि निम्न लोकसभाओं में पद ग्रहण करने वाले वक्ताओं के नाम, वक्ताओं मतलब लोकसभा अध्यक्ष के नाम के अनुक्रम को ठीक करिए। तो ये अनुक्रम जो है वो मैंने डायरेक्टली अरेंज करके ही बताया आपको कि सरदार हुकुम सिंह आएगा सबसे पहला, फिर बलीराम भगत, के एस हेगड़े और रबी रे। ये आपको अगर लोकसभा अध्यक्ष याद है तो ये क्वेश्चन होगा। तो आप लोकसभा अध्यक्ष याद करने की कोई भी जो भी ट्रिक है उससे याद करिए। पहला लोकसभा अध्यक्ष कौन था जीवी मावलंकर, ठीक है ना। ये भी पूछा जा सकता है। अब कॉलम मैच का एक क्वेश्चन है, आयोग और उनका गठन कब हुआ। ये आपको डायरेक्टली रट लेना है बच्चों कि वित्त आयोग जो था उसका गठन कब हुआ, 1951 के अंदर। और विधि आयोग का गठन कब हुआ, 1955 में। सतर्कता आयोग का गठन 1964 में। और योजना आयोग का गठन कब हुआ, 1950 के अंदर। और योजना आयोग कब बना, 15 मार्च 1950 में। नीति, और जिसका नाम अब क्या कर दिया बच्चों, नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ठीक है ना। इसका गठन कब हुआ, 1 जनवरी 2015 को। और इसके जो अध्यक्ष होता है वो कौन होता है, प्रधानमंत्री। तो अभी इसके अध्यक्ष कौन है, नरेंद्र मोदी जी इसके अध्यक्ष हैं। और इसका पहला जो उपाध्यक्ष है वो आपको याद रखना है। इसका पहला उपाध्यक्ष नीति आयोग का कौन बना था, अरविंद पनगड़िया जी पहले उपाध्यक्ष इसके बने थे। तो ये भी आपको याद ही रख लेना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि संविधान संशोधन में यह निश्चित किया कि प्रधानमंत्री को मिलाकर मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा सदस्यों की कुल संख्या की 15% से अधिक नहीं हो सकती। तो ये 89, 90, 91 और 92 ये तीनों संविधान संशोधन ही कब हुए, 2003 में हुए। तो आपको याद कौन सा रखना है इसमें, 15% में 91। जो 91वां संविधान संशोधन है उसके द्वारा ये निर्धारित किया गया कि लोकसभा सदस्यों की कुल संख्या की 15% से अधिक मंत्री नहीं हो सकते। चलिए इसका आंसर भी यही है। आगे देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 13 कि राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों के बारे में निम्न में से कौन सा कथन गलत है। ये क्वेश्चन डेफिनेटली आता ही है आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की जीके पेपर में। तो कि राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ कौन कौन सी हैं। तो पहला स्टेटमेंट बताइए आप लोग इनमें से गलत कौन सा है, फिर आप पहुँच करके खुद बताइए पहले इसका आंसर, फिर आगे कंटिन्यू करिए। पहला इसमें है, राष्ट्रपति द्वारा वित्तीय आपातकाल तब घोषित किया जा सकता है जब भारत या उसके क्षेत्र के किसी भाग की वित्तीय स्थिरता या साख खतरे में हो। एकदम सही है। दूसरा देखते हैं स्टेटमेंट कि वित्तीय आपातकाल के दौरान राज्य के मामलों से जुड़े सेवारत लोगों के वेतन और भत्तों में कटौती की जा सकती है। बिल्कुल सही है बच्चों, कटौती की जा सकती है। तीसरा ऑप्शन क्या है, वित्तीय आपातकाल के दौरान राज्य विधायिका के द्वारा पारित विधेयकों को राज्य राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रखा जा सकता है। चलिए इसको होल्ड करते हैं बच्चों एक बार। चौथा ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन नंबर डी क्या है, डी है कि वित्तीय आपातकाल की घोषणा सामान्यतः 2 माह की अवधि के लिए प्रभावी रहती है। सही है, 2 माह की अवधि के लिए प्रभावी रहती है ये। लेकिन जो ऑप्शन सी है वो एकदम गलत है। क्यों गलत है, कि वित्तीय आपातकाल के दौरान राज्य विधायिका द्वारा पारित विधेयकों को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रखा जा सकता है। इसमें सभी पारित विधेयक नहीं आएंगे बच्चों, इसमें केवल कौन से विधेयक आएंगे, ओनली वित्त विधेयक राष्ट्रपति के पास जा सकते हैं। वित्त विधेयक की बात होगी यहाँ पे, इसलिए ये स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत हो गया। ठीक है ना, चलिए आगे चलते हैं हम लोग।
क्वेश्चन नंबर 14 में देखते हैं कि संविधान के अनुच्छेद 5 के तहत भारत में प्रत्येक व्यक्ति को नागरिकता देने के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है। नागरिकता देने के संबंध में कौन सा कथन राइट है। तो देखते हैं, पहला जो स्टेटमेंट है कि प्रत्येक व्यक्ति का अर्थ है जो भारत के क्षेत्र में पैदा हुआ था। एकदम सही स्टेटमेंट है ये भी। दूसरा है जिनके माता पिता में से कोई भी भारत के राज्य क्षेत्र में पैदा हुआ था। इसको होल्ड करेंगे एक बार, फिर देखते हैं तीसरा स्टेटमेंट क्या है। प्रत्येक व्यक्ति की अभिव्यक्ति में कैदी और सशस्त्र बलों के सदस्य शामिल हैं, जैसा कि भारतीय संविधान के अन्य प्रावधानों द्वारा आवश्यक है। बच्चों ये स्टेटमेंट तीनों ही एकदम राइट हैं। तो इसका आंसर देखते हैं, ए और बी और सी। ए, बी और सी सही हैं। तीनों स्टेटमेंट इसके सही हैं। चौथा ऑप्शन नहीं आएगा इसमें, तीनों स्टेटमेंट एकदम सही हैं। क्वेश्चन नंबर 15 अपन देखते हैं कि भारत के संविधान की उद्देशिका की कौन सी विशेषता निर्वाचित राष्ट्रपति द्वारा रेखांकित की जाती है। तो इसमें ऑप्शन आपका आएगा चौथा, क्योंकि निर्वाचित होता है भारत का राष्ट्रपति तो उसको क्या बोलते हैं, गणराज्य। भारत का राष्ट्रपति निर्वाचित होता है इसलिए उसको क्या बोलेंगे, गणराज्य। चलो आगे नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 2022 के बच्चों, वो अपन नेक्स्ट पार्ट इसका आएगा इस वीडियो का, उसमें देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद। आप इस वीडियो को आराम से 2 से 3-4 बार ये क्वेश्चंस देखिए, क्योंकि इन्हीं में से आरपीएससी क्वेश्चन बनाती है। जो ऑप्शन है उसको क्वेश्चन में आ जाते हैं, जो क्वेश्चन है वो ऑप्शन में आ जाती है। तो ये क्वेश्चंस आप बार बार रिपीट करिए, याद करने की कोशिश करिए। आप जब भी खाना खा रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो ये वीडियो चला के रख दीजिए, आपको याद होएगा। आपके कम से कम 2 या गारंटेड 3-4 क्वेश्चन या मैक्सिमम 5 क्वेश्चन भी आपके सही हो सकते हैं, आप बार बार अगर देखेंगे ये पीवाईक्यू तो। थैंक यू। शेयर करिएगा इस वीडियो को, अगर आपको अच्छा लगा हो तो पार्ट 2 भी इसका जल्दी ही आएगा। कमेंट करके बताइए, शेयर भी करिए।